Hello everyone, how are you all? I hope all are fine. Okay, so today we will discuss the remaining questions of exercise 6.2 of chapter lines and angles. Okay, so let's start. Question number 4 is given that in question number 4 given that PQ is parallel to ST. ठीक है, PQ parallel है ST के and second PQR is 110. जो एंगल है PQR उसका मेजरमेंट आपको दे रखा है एंड एंगल RST है उसका मेजरमेंट आपको दे रखा है 130 डिग्री। आपको फाइंड क्या करना है? आपको फाइंड करना है QRS, मीन्स आपको ये वाला जो एंगल है वो फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन को स्टार्ट कराने से पहले एक बार मैंने लास्ट जो आपको क्लास ली थी आपकी उसमें भी बताया था कि जो थ्योरम 6.4 है वो वहां पर यूज हुई थी। एक बार 6.4 थ्योरम क्या है वो देखिए। इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट, ये पेज नंबर 100 पे दे रखे हैं आपको। इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस, अगर कोई ट्रांसवर्सल है वो टू पैरेलल लाइंस को, अगर कोई ट्रांसवर्सल हमें दे रखी है टू पैरेलल लाइंस है, ठीक है, और कोई ट्रांसवर्सल उन टू पैरेलल लाइंस को क्या करती है? इंटरसेक्ट करती है। तो सेम साइड के जो इंटीरियर एंगल्स हैं उनका सम क्या होगा? सप्लीमेंट्री। और आपको पता है जब एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं तो उनका सम कितना होता है? 180 डिग्री। तो आप ये बोल सकते हो अगर ये एंगल्स 1 2 है मतलब जो अंदर के जो एक साइड के, ठीक है, एक साइड के जो एक्सटीरियर एंगल्स का सम होगा वो कितना होगा? 180 डिग्री। ये भी हो सकता था, ये भी क्या है, ये एक साइड के अगर एक ट्रांसवर्सल टू पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट करती है, कट करती है, तो एक साइड के जो एंगल्स हैं इंटीरियर एंगल्स, ठीक है, थर्ड फोर्थ, वो कैसे होंगे? सप्लीमेंट्री होंगे। और उसको आप ये भी बोल सकते हो सप्लीमेंट्री का मीन्स 180 डिग्री। कॉम्प्लीमेंट्री का मीन्स अगर टू एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री है इट मीन्स उनका सम कितना है? 90 डिग्री। ओके, ये सबको पता था। चलिए अब ये थ्योरम्स यहाँ पर भी यूज होगी, पहले भी यूज हुई है, तो मैंने आपको एक बार फिर से बता दिया। चलिए अब एंगल QRS निकालना है। अब कैसे निकाल सकते हैं? ऐसे तो पॉसिबिलिटी दिखाई नहीं दे रही। चलिए तो कुछ जुगाड़ बिठाते हैं, और जुगाड़ क्या बिठाते हैं वो ये कि इस R पॉइंट से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं। अब आप उसको ये भी बोल सकते हो कि PQ के पैरेलल है ये, और ये भी बोल सकते हो कि ST के पैरेलल है। बट एक चीज का ध्यान रखो, ये तो गिवन है हमें कि ये किसके पैरेलल है, कि जो PQ है ऊपर दे रखी है PQ इज पैरेलल टू ST, दे रखी है ना कि PQ किसके पैरेलल है? ST के। तो अगर मैं यहाँ लिखूं कंस्ट्रक्शन करूं, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन, क्या कंस्ट्रक्शन की मैंने यहाँ पे कंस्ट्रक्ट किया क्या कि इसको नाम दे दो, मैंने यहाँ पे दे दिया M और N, ठीक है, कंस्ट्रक्शन MN ड्रॉ MN पैरेलल टू PQ, ठीक है, MN ड्रॉ की मैंने, MN ड्रॉ की फ्रॉम पॉइंट R, ड्रॉ की एक मैंने लाइन जो पैरेलल है किसके? PQ के, एंड PQ इज ऑल्सो ST। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो MN है वो किसके पैरेलल हो गई? वो ST के भी पैरेलल है, क्योंकि अगर ये इसके पैरेलल है तो ये इसके पैरेलल है और ये इसके, तो इट मीन्स ये आपस में भी क्या होंगी? पैरेलल हो जाएंगी। चलिए अब देखते हैं। अब अगर मैं कहूँ ये पैरेलल है, तो अगर पैरेलल है तो जो ये दो एंगल्स बने, देखना ध्यान से, अगर ये पैरेलल है तो ये वाला एंगल अगर पैरेलल है, अब देखो आप कुछ दिखाई दिया, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों क्या हो गए? इसके इंटीरियर एंगल हो गए। एक साइड की टू पैरेलल लाइंस है उसको एक ट्रांसवर्सल कट कर रही है, तो एक साइड के जो इंटीरियर एंगल्स हैं उनका सम क्या हो जाएगा? 180 डिग्री। तो मैं यहां से लिख सकती हूँ एंगल PQR प्लस, अब इसको क्या लिख रही हूँ मैं? MRQ प्लस एंगल MRQ इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल दोनों कितने हो गए? 180 डिग्री। क्यों हुए ये? बिकॉज क्या लिखेंगे? इंटीरियर एंगल्स ऑफ सेम साइड, ठीक है, बस इतना ही लिख दो, इंटीरियर एंगल्स ऑफ सेम साइड, तो समझ जाएंगे कि इंटीरियर एंगल्स ऑफ सेम साइड है, तो इसका मतलब क्या है? इनका सम कितना होगा? इक्वल, ठीक है। सो ये क्या आ जाएगा? PQR दे रखा है मुझे 110 और MRQ, ठीक है। तो आप इसको MRQ अगर आप छोटा करना चाहते हो ना तो आप इस MRQ को भी छोड़ो, यहाँ पे नाम दे दो एंगल का। मैंने दे दिया ये एंगल 1 है और ये एंगल क्या है? 2, तो इसको दे दो नाम एंगल 1, ठीक है। तो ये आ जाएगा 180 डिग्री। तो एंगल 1 कितना आ गया मेरे पास? ये आ जाएगा 180 माइनस 110,
तो कितना आ गया 70 डिग्री। इसका मतलब ये जो एंगल था एंगल 1 वो मेरे पास कितना आ गया, एंगल 1 था, इसका मेजरमेंट आ गया मेरे पास 70 डिग्री। ठीक है, और अब बात करते हैं इस सेकंड एंगल की, क्योंकि अगर मेरे पास ये वाला एंगल आ जाता है, ठीक है ध्यान से देखो, अगर मेरे पास ये वाला एंगल आ जाता है तो मेरे पास ये बीच का आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या बनेगी, एक लीनियर पेयर बन जाएगा, राइट। तो ये वाला एंगल कैसे निकालेंगे, अब यहाँ पर देखो ये और ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, अगर ये पैरेलल लाइंस हैं तो इन दोनों का सम भी क्या होगा 180, क्योंकि ये भी इंटीरियर एंगल्स है। सो फ्रॉम ना ये लिख सकते हैं, नाउ क्या लिख सकते हैं हम, एंगल ये क्या था, इसका नाम क्या था RST, एंगल RST प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू 180 डिग्री। और रीजन क्या है, इंटीरियर एंगल्स ऑफ सेम साइड, रीजन सेम लिख देना। तो ये आ जाएगा मेरे पास एंगल 2 कितना आएगा, क्योंकि एंगल RST कितना दे रखा है मुझे 130 डिग्री प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल 2 आ गया मेरे पास 180 माइनस 130, कितना आ गया भाई 50 डिग्री आया। ठीक है, ये सबको समझ आ रहा है, कितना आ गया ये 50 डिग्री आ गया। तो एंगल 2 आ गया मेरे पास 50 डिग्री और ये था मेरे पास 70 डिग्री। यहाँ तक अगर कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। ठीक है, यहाँ तक सब बच्चों को समझ में आया। क्या किया हमने, पहले हमने ये एक लाइन ड्रॉ की इसके पैरेलल, और ये इसके ऑलरेडी पैरेलल थी तो ये इसके भी पैरेलल हो गई। ठीक है, अब मैंने कहा कि थ्योरम 6.4 से कि ये जो दोनों हैं ये क्या है, इंटीरियर एंगल है सेम साइड के, तो इन दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्री। तो अगर ये 110 है तो ये 70 हो जाएगा, तभी तो 180 हुआ सम। तो एक एंगल 1 की वैल्यू हमें यहाँ से मिल गई। ठीक है, यानी इस एंगल की वैल्यू मिल गई। अब काम है इस एंगल की वैल्यू फाइंड करना, राइट। तो इस एंगल की वैल्यू कैसे फाइंड की, इन दोनों का सम भी कितना होगा 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये भी तो ट्रांसवर्सल के एक साइड ही तो है। ठीक है, और बीच में क्या है, पैरेलल लाइंस के बीच में है। ओके, सो यहाँ से हमें मिल गया एंगल 2, ये था 50 डिग्री। अब मेन जो हमारा वर्क था वो शुरू होता है अब, और हम ये क्या करेंगे, चलो यहाँ पर सोल्व कर देते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या लिखेंगे, नाउ एंगल ये हमारे पास है, ये हमारे पास है। ठीक है, तो अब मैं लिख रही हूँ नाउ एंगल 1 प्लस ये बीच का एंगल क्या था मेरे पास QRS, एंगल 1 प्लस एंगल QRS प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू 180 डिग्री। ध्यान से देखना मैंने क्या लिखा, ध्यान से देखो क्या लिखा, एंगल 1 प्लस एंगल QRS प्लस एंगल दिस। मैं ये भी लिख सकती थी MRQ प्लस QRS प्लस SRN, पर वो थोड़ा लंबा हो जाता। ठीक है, तो ये एंगल 1 और 2 नाम दे दिया मैंने। अब मुझे जिन एंगल्स का पता है उनका मेजरमेंट लिखो। एंगल 1 है 70 डिग्री, एंगल QRS और एंगल 2 कितना है भाई 50 डिग्री, तो ये लिख दिया मैंने 50 डिग्री इक्वल्स टू 180। अब 70 प्लस 50 कितना हो गया 120, तो ये आ जाएगा एंगल QRS प्लस 120 इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, ये समझ में आया। अब मुझे सिर्फ एंगल QRS चाहिए, तो ये 120 उधर जाके क्या हो जाएगा सबट्रैक्ट, 180 में से 120 जाएगा 60 आएगा। तो चलिए मैं यहाँ पर स्पेस नहीं है तो यहाँ लिख रही हूँ एंगल QRS आएगा 180 माइनस 120 दैट इज 60। ठीक है, तो मेरे पास आंसर आ गया। जो एंगल QRS मुझे फाइंड करना था QRS वो कितना आया 60 डिग्री आ गया। ठीक है, सब बच्चों को समझ में आया क्वेश्चन नंबर 4 क्या था। ठीक है, मैंने बड़े अच्छे से समझा दिया आपको, एक एक पॉइंट आपको समझाया है। ठीक है, आप देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्या है क्वेश्चन नंबर 5, जल्दी से रीड करो। इस टाइप के जो भी क्वेश्चंस है ना उनके अंदर आपको क्या, जो मैंने 5th चैप्टर में आपको एग्जाम्स कराई थी, एंड देन जो आपका ये चैप्टर है चैप्टर नंबर 6, इसके जितनी भी आपको थ्योरम्स हैं, ठीक है, जितने भी इसमें एग्जाम्स भी दे रखे हैं इसके अंदर, स्टार्टिंग में हमने पढ़ी थी सारी, तो उनको एक बार आप रिवाइज करोगे अच्छे से, क्योंकि अगर आपको वो समझ आ गई तो ये सोचो कि आप चैप्टर में वही आपको अप्लाई करनी है। ठीक है, वही आपको अप्लाई करनी है, वही आपको एंगल्स जो आपको बताए थे इस चैप्टर के स्टार्टिंग में कि कौन कौन से एंगल्स होंगे, कौन सा एंगल किसके इक्वल होगा और क्यों इक्वल होगा, वो सारे रीजंस ही यहाँ पर यूज हो रहे हैं। तो आपको ये सब चीजें पता होना चाहिए। ठीक है, तभी आप क्वेश्चंस कर पाओगे। तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 में दे रखा है ए बी पैरेलल है सी डी के, ए बी इज पैरेलल टू सी डी। ठीक है, एंड एंगल ए पी क्यू दे रखा है, ए पी क्यू यहाँ से एक ट्रांसवर्सल कट कर रही है और उसका नाम है पी क्यू। सो ए पी क्यू आपको दे रखा है 50 डिग्री। देन ये एंगल एक्स है, ओके,
और ये दे रखा है, ये ट्रांसवर्सल नहीं दिया उसने, वैसे ही भाई एक ट्राइंगल से बना रखी है, उसने कुछ बोला नहीं है, मतलब उसने सिर्फ ये बना रखा है, ये 127 डिग्री और ये है आपके पास y। ठीक है, अब आपको गिवन क्या है और फाइंड क्या करना है, सबसे पहले तो वो लिखना है। इससे क्या होता है, जरूरी नहीं है कि आपको ये लिखना ही है, बट इससे क्या होगा कि आपको एक क्वेश्चन का व्यू मिल जाएगा कि एक्चुअल में क्वेश्चन में आपको करना क्या है। ठीक है, कि क्वेश्चन में क्या दे रखा है और आपको फाइंड क्या करना है। सो गिवन है मुझे ए बी पैरेलल है सी डी के, फर्स्ट ए बी पैरेलल है सी डी के, सेकंड में दे रखा है एंगल ए पी क्यू कितना है 50 डिग्री, थर्ड है मेरे पास एंगल पी आर डी है मेरे पास 127 एंड आई हैव टू फाइंड एंगल एक्स एंड वाई मुझे फाइंड करना है। वी हैव टू फाइंड एंगल एक्स एंड एंगल वाई। एंगल एक्स और एंगल वाई मुझे फाइंड करना है, यानी मुझे एंगल एक्स और एंगल वाई ये फाइंड करने हैं। अब सबसे पहले ये देखिए कि इसको फाइंड कैसे कर सकते हैं। तो अगर यहाँ से दिख रहा हो आपको, तो क्या कह रहा है, ए बी पैरेलल है सी डी के, बिल्कुल सही है, ए बी पैरेलल है सी डी के। अगर ए बी सी डी के पैरेलल है और ये तो एक ट्रांसवर्सल ही है, क्योंकि अगर थर्ड लाइन है तो वो ट्रांसवर्सल ही होगी, तो ये इसके अल्टरनेट होगा। बोलो भाई, बिल्कुल होगा, ये इसका अल्टरनेट है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, इसका मतलब ये क्या हुआ, x 50 डिग्री आ गया। तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं, देखिए वी हैव एंगल, क्या नाम था इसका, ए पी क्यू। ठीक है, वी हैव एंगल ए पी क्यू इक्वल्स टू एंगल पी क्यू आर, क्यों, बिकॉज अल्टरनेट एंगल्स, कैसे एंगल्स हैं ये, अल्टरनेट एंगल्स। अब ए पी क्यू की वैल्यू कितनी है 50 डिग्री, या फिर आप इसको ये लिख सकते थे, ठीक है, ये भी 50 डिग्री इक्वल्स टू एंगल पी क्यू आर, इसके है ना, तो पी क्यू आर की वैल्यू क्या है x, इसका मतलब एंगल x की वैल्यू आपके पास आ गई, वो कितनी है 50 डिग्री। ठीक है, तो फर्स्ट वर्क खत्म हुआ कि ये एंगल इसके क्या है, अल्टरनेट है, ये 50 है तो ये भी 50 होगा। अब बात करते हैं इस एंगल की, एंगल y की। आप देखो, अगर ये ट्रांसवर्सल है, कट कर रही है मीन्स ट्रांसवर्सल, हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं, तो ये क्या हो गई, ट्रांसवर्सल हो गई। तो अगर ये ट्रांसवर्सल है तो ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, ये कंप्लीट एंगल इसके इक्वल होगा, सिर्फ y नहीं, क्योंकि y तो हाफ एंगल है। ठीक है, फिर पैरेलल लाइंस के बीच में कैसे होगा वो एंगल पैरेलल लाइंस के बीच में नहीं होगा। अगर हम सिर्फ y की बात करें तो y के बीच में फिर पैरेलल लाइंस नहीं है, तो इस पूरे एंगल को अगर देखो, ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, क्यों, क्योंकि ये पैरेलल लाइंस के बीच में है, और ये कैसा एंगल होगा, अल्टरनेट एंगल। तो चलिए देखते हैं, हेयर एंगल ए पी आर, इसको लिखेंगे एंगल ए पी आर इक्वल है किसके, पी आर डी के, इक्वल्स एंगल पी आर डी, क्यों, अल्टरनेट एंगल है। ठीक है, ये भी क्या है, अल्टरनेट, बिकॉज ऑफ अल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, अब अल्टरनेट एंगल्स की इक्वल है। अब देखो ए पी आर क्या है, इसको मैं लिख सकती हूँ 50 डिग्री प्लस एंगल y और इक्वल्स टू पी आर डी, कितना है भाई आपके पास 127। ठीक है, जो समझा रही हूँ समझ आ रहा है सबको। मुझे सिर्फ चाहिए एंगल y, तो जिसकी वैल्यू चाहिए उसको इधर रखो, बाकी जो भी फालतू की चीज़ें उसको दूसरी साइड ले जाओ। ठीक है, तो ये आएगा 127 माइनस 50 डिग्री, 127 माइनस 50 कितना आ गया आपके पास 7, और इसमें से 7 यानी 77। तो एंगल y कितना आ गया 77, एंगल x कितना था 50 डिग्री। तो क्वेश्चन समझ आया सब बच्चों को, क्वेश्चन इजी था, थोड़ा सा आपको खुद से मैनेज करना पड़ेगा क्या किसके इक्वल आएगा, ये ध्यान रखना। जल्दी जल्दी में ये मत कर देना ये इसके इक्वल है या ये y इसके इक्वल है। क्वेश्चन को ध्यान से समझो। एंगल अगर पैरेलल लाइंस के बीच में है, कोई ट्रांसवर्सल उसको कट कर रही है, तभी वो उसके क्या होगा, इक्वल होगा, अदरवाइज वो इक्वल नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब इस एक्सरसाइज का जो लास्ट क्वेश्चन है उसको करते हैं। और लास्ट क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग सा है। ठीक है, थोड़ा सा लेंदी है बट इंटरेस्टिंग है, ये बोल सकते हो। ठीक है, जब क्वेश्चन करोगे तो खुद से समझ आ जाएगा कि हाँ मैम ने ऐसा क्यों बोला। चलिए देखते हैं, पहले मैं फिगर ड्रॉ करती हूँ, तब तक आप इसको रीड करो। PQ RS और ये क्या है
जब तक स्ट्रेट लाइन नहीं बनती ना तब तक अच्छा सा नहीं लगता बिल्कुल। तो मैंने बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बना दी है अभी, और ये है CD, और ये क्या कर रखा है, ये मिरर का रिफ्लेक्शन है, ठीक है। मैं मिरर जो रिफ्लेक्ट कर रहा है वो है ये। थोड़ा अच्छा नहीं बना, थोड़ा जल्दी में देख लेना। ओके, चलिए क्वेश्चन को रीड करते हैं। क्या कह रहा है, इन फिगर 6.33 PQ एंड RS आर टू मिरर्स, PQ एंड RS आर टू मिरर्स प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर। ये दोनों मिरर है, ठीक है। क्या है ये, मिरर है, ये भी मिरर है और ये भी मिरर है, और दोनों किस तरह से प्लेस कर रखे हैं कि वो एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है, ठीक है। क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से समझोगे। फिर क्या कह रहे हैं, इंसिडेंट रे AB स्ट्राइक्स द मिरर PQ। जो इंसिडेंट रे AB इसके ऊपर स्ट्राइक करती है और रिफ्लेक्ट हो जाती है, और रिफ्लेक्ट होके क्या करती है, एट PQ एट B इसके ऊपर क्या करती है, इंसिडेंट रे जो स्ट्राइक करती है, द रिफ्लेक्टेड रे मूव्स अलोंग द पाथ BC, और फिर वो रिफ्लेक्ट होके ये रे बन गई, ठीक है। उसके बाद कह रहा है एंड स्ट्राइक्स द मिरर RS एट C एंड अगेन रिफ्लेक्ट्स बैक अलोंग CD, देन प्रूव दैट AB पैरेलल टू CD। वी हैव टू प्रूव, या फिर ये लिख सकते हो, क्वेश्चन नंबर 6 है ये, टू प्रूव। क्या प्रूव करना है हमें, AB पैरेलल प्रूव करनी है CD के। क्या प्रूव करना है, AB पैरेलल है CD के। आप पहले क्वेश्चन को समझो कि क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा लेंदी है बट इजी है, तो समझो पहले क्या है। ये कह रहे टू मिरर है, PQ एंड RS टू मिरर है, और कैसे प्लेस कर रखे कि वो दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, ठीक है। अब कह रहे ये इंसिडेंट रे है, ये यहाँ से गई, इस पॉइंट के ऊपर गई और यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गई। रिफ्लेक्ट होते ये क्या बन गई, BC, नाम चेंज हो गया, ये BC है। रिफ्लेक्ट होके यहाँ गई और यहाँ पर फिर से इसने क्या किया, C पॉइंट पर स्ट्राइक की, और यहाँ से फिर से रिफ्लेक्ट हो गई और फिर CD के ऊपर चली गई, ठीक है। अगर आप लोगों ने साइंस में इसको पढ़ा हो, मिरर वाले जो ये क्वेश्चंस है ये पढ़े हो, तो आपको पता है ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होता है एक, ठीक है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ी है, जिन बच्चों ने पढ़ी है उनको पता होगा रिफ्लेक्शन, ठीक है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होती है, देखिए ये होता है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल होता है किसके, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ध्यान से देखो क्या कह रहा है, जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होती है कि जो इंसिडेंट एंगल बना रहा है वो, और जो रिफ्लेक्शन का एंगल है वो दोनों क्या होंगे, सेम होंगे, ठीक है। ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होती है। तो देखो मैं यहाँ पर क्या करूंगी, यहाँ पर, ठीक है, एक पैरेलल, यहाँ से ये बोल सकते हो परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, यहाँ पर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, और आप देखो ये टू प्लेन मिरर्स थे, ठीक है। मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो यहाँ पर भी एंगल बना, ये एक ही एंगल था, एक्चुअल में ये एक एंगल था, पर मैंने क्या किया, बीच में पैरेलल लाइंस ड्रॉ कर ली, यानी मैंने बीच में यहाँ पे क्या किया, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, यहाँ से भी मैंने क्या किया, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। तो अब ये एंगल्स क्या हो गए, बीच में डिवाइड हो गए, ठीक है, टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गए। तो एंगल्स के नेम दे देते हैं हम यहाँ पे, दिस इज एंगल फर्स्ट, दिस इज सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, एंगल्स के नाम दे दिए। आपको क्वेश्चन समझ आया कि क्वेश्चन क्या था। अब मैं क्या कह रही हूँ वो ध्यान से सुनो। ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं, बिल्कुल है। तो अब क्या मैं यहाँ पे ये लिख सकती हूँ, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4। क्यों लिखा मैंने ऐसा मैंने क्यों लिखा, देखो सबसे मेन पॉइंट कि ये एंगल 1 2 के इक्वल क्यों है, एंगल 3 4 के इक्वल क्यों है। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, कि भाई जो रिफ्लेक्शन, ठीक है, जो रिफ्लेक्शन लॉज क्या कहती है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट, यानी ये जब ये जा रही थी तो यहाँ पे एंगल इंसिडेंट बना और यहाँ पे एंगल क्या हो गया, रिफ्लेक्ट, ठीक है। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंट है और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, दोनों क्या होंगे, इक्वल। तो एंगल 1 2 के इक्वल होगा, सेम यहाँ पे था, ये इंसिडेंट है और ये रिफ्लेक्टेड रे है, तो यहाँ पे ये दोनों एंगल्स इक्वल हो गए, तो एंगल 3 4 के इक्वल हो गया। अब ये तो ठीक है कि एंगल 1 और 2 के इक्वल है, लेकिन क्या यहाँ हेयर मैं ये लिख सकती हूँ एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 3, एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 3। क्यों, क्योंकि देखो ये भी तो पैरेलल लाइन से ड्रॉ की थी मैंने, यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था। आप इसका नाम दे सकते हो जो इसमें ना हो, क्या दे सकते हो, SOT दे दो, SOT। क्यों, बिकॉज BS पैरेलल है TC के, बिकॉज BS पैरेलल है TC के। अगर BS है पैरेलल है TC के तो यहाँ से एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल लिख सकते हैं। लेकिन ये तो क्या कह रहा था,
एंगल 2 किसके इक्वल है, एंगल 1 के इक्वल है ना। तो यहाँ से क्या मैं ये लिख सकती हूँ, एंगल 2 एंगल 1 के इक्वल है, तो मैंने यहाँ से लिख दिया एंगल 1 किसके इक्वल है, एंगल 3 के लिख सकती हूँ। और ये एंगल 3 किसके इक्वल है, एंगल 4 के, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ एंगल 4, तो एंगल 1 एंगल 4 के इक्वल आ गया। तो कुल मिला के मैं क्या कहना चाह रही हूँ उसको समझो। मैंने यहाँ से बोला एंगल 1 2 के इक्वल है, एंगल 3 4 के इक्वल है। यहाँ से क्योंकि ये इक्वल लाइन से ये आ गया, ठीक है। तो क्योंकि एंगल 2, यहाँ पर रीजन लिख दो, एंगल 2 एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 है, तो मैंने इसको ये लिख दिया। अब यहाँ पे मैं क्या लिख रही हूँ, एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल है। इसका मतलब तो ये सारे एंगल्स 1 2 3 4 आपस में इक्वल हो गए। अगर ये इक्वल है, ये और ये सेम है, तो इसका मतलब और ये भी सेम है, ठीक है। ध्यान से समझो जो मैं समझाना चाह रही हूँ, ये और ये सेम है, ये और ये सेम है, तो क्या मैं ये अगर ये लाइन हटा दूं यहाँ से, अगर मैं इस लाइन को हटा दूं यहाँ से, तो क्या मैं ये नहीं बोल सकती कि ये वाला एंगल इसके इक्वल है, एंगल दिस एंड दिस एंगल बोथ आर इक्वल्स है। भाई क्यों है, देखो अभी अभी मैंने बोला यहाँ पे था मेरे पास, दोबारा से देखो, ये था 1 और 2 और ये था 3 और 4। अगर ये सारे इक्वल है तो क्या मैं यहाँ से मैं ये नहीं लिख सकती एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल है एंगल 3 प्लस एंगल 4 के, लिख सकती हूँ ना। भाई अगर सेम है तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 ये इक्वल होंगे, और अगर ये इक्वल है, अगर ये इक्वल है, ये वाला एंगल ये वाले एंगल इसके इक्वल है, तो अगर आप देखो तो जो ये ए बी है इसको आगे ड्रॉ करो, और सी डी, ये एंगल कब बना, ये एंगल अल्टरनेट एंगल्स हैं, ठीक है। ये एंगल क्या है, अल्टरनेट एंगल्स है। 1 2 मिलके क्या बन रहा है, यहाँ पे 1 2 मिलके बन रहा है एंगल ए बी सी, ये है एंगल ए बी सी, और ये एंगल कौन सा है, बी सी डी, ये एंगल है बी सी डी। और ये कैसे है, अल्टरनेट एंगल्स है। कैसे एंगल्स है, अल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। और अगर अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं, अगर अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं तो हम क्या बोल सकते हैं, लाइंस क्या कैसी हैं, पैरेलल। सो ए बी पैरेलल टू सी डी, तो इसका मतलब ए बी पैरेलल है सी डी के, ठीक है। क्वेश्चन समझ आया, देखो बेटा ध्यान से देखो एक बार दोबारा से, 1 2 के इक्वल है, 1 2 के इक्वल है, क्यों, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों इक्वल होते हैं। सेम वही बात यहाँ पर हुई। अब वो कह रहा है क्योंकि लाइनें यहाँ पर पैरेलल थी, क्योंकि यहाँ पे लाइन पैरेलल थी, तो अगर लाइन पैरेलल है तो ये इसके अल्टरनेट हुआ, इसलिए ये इसके इक्वल आ गया, ठीक है। अगर ये इसके इक्वल है, 2 3 के इक्वल है, तो हम कह रहे हैं 1 भी तो यही था, 1 और 2 इक्वल है तो 1 3 भी इक्वल हो गए, ऐसे ही 4 भी इक्वल हो गया। तो अगर ये सारे इक्वल है तो इनका अलग अलग सम भी इक्वल होगा, इसका मतलब ये एंगल इसके इक्वल है, ये दोनों तो क्या है, अल्टरनेट एंगल्स है, किसके, इनके। तो अगर ये अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं, अगर एंगल्स अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं, इसका मतलब लाइन कैसी है, पैरेलल है। आई होप आपको क्लास अच्छे से समझ में आई, एक एक क्वेश्चन आपको समझ में आया, ठीक है। तो होपफुली आप सारे क्वेश्चंस को अच्छे से कर लोगे, पूरी एक्सरसाइज आपको मैंने करा दी है। सो नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है उसको डिस्कस करेंगे। उससे पहले जितने भी थ्योरम्स है, जो भी मैंने आपको एग्जाम्स कराई थी, और सेकंड जो आपको एंगल्स बताए थे, कहाँ क्या एंगल्स बनेगा, क्या रीजन है, वो सारे आप एक बार रिवाइज करोगे ताकि नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।